हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द ड्रीमर्स एकेडमी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में आपके दो चीज़ें आती हैं, आपका इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट और इकोनॉमिक्स एज एन साइंस। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इकोनॉमिक्स की चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी थी आपके चार बड़े अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने, जिसमें आपका सबसे पहली डेफिनेशन वेल्थ डेफिनेशन थी, जिसको हम साइंस ऑफ वेल्थ। दूसरी डेफिनेशन आपकी मटेरियल वेलफेयर की डेफिनेशन थी, जिसको हम साइंस ऑफ वेलबींग या फिर वेलफेयर बोल रहे थे। थर्ड डेफिनेशन आपकी ग्रोथ की डेफिनेशन थी, जिसको हम साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोल रहे थे। और लास्ट डेफिनेशन आपकी स्कार्सिटी की डेफिनेशन थी, जिसको हम साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग बोल रहे थे। लेकिन हमने एक चीज़ नोटिस करी कॉमन, वो क्या थी? वो इन चारों डेफिनेशन में जो आ रही थी वो थे साइंस 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 साइंस। अब सब्जेक्ट चल रहा है आपका इकोनॉमिक्स का और वर्ड यूज़ हो रहा है साइंस। वाई? इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कंसिडर किया जा रहा है? तो इसीलिए इसी टॉपिक के ऊपर हम आज क्या करेंगे, अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, क्या क्या नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, वेदर इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट, और बोथ की क्या इकोनॉमिक्स साइंस है, आर्ट है, या फिर दोनों चीज़ है। तो इन दोनों के ऊपर बड़े अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। इकोनॉमिक्स एज अ साइंस के रीज़न क्या है कि हम इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस देखते हैं, बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स एक साइंस है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इकोनॉमिक्स को आप साइंस की तरह ट्रीट करते हो। सबसे पहला रीज़न, उस पहला रीज़न क्या है भाई? ये इकोनॉमिक्स क्या है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि हर एक वो नॉलेज, या फिर ये बोल सकते हैं हर एक ब्रांच ऑफ स्टडी, जहाँ पर क्या हो रही है, स्टेप टू स्टेप स्टडी हो रही है, यानी कि हर एक चीज़ एक सिस्टमैटिक वे में प्रोग्राम्ड है। ठीक। दूसरी चीज़, इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड, यानी कि भाई हिसाब से जाता है यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो क्या होती है, मेजरमेंट के लिए एबल होती है, कि उनको हम क्या कर सकते हैं, मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। इसमें क्या होता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सेट्रा। अब ये कॉज और इफेक्ट रिलेशन क्या होता है कि भाई, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड बोलूँ, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब कभी भी आपका प्राइस रेज होता है अदर चीज़ें कांस्टेंट रहने पे, तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब कभी आपका प्राइस लो होता है अदर चीज़ें कांस्टेंट रहने पे, तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। अब देखो, इसमें कॉज क्या था? इसमें कॉज था प्राइस। प्राइस के क्या होने पर, प्राइस अगर बाय द इंक्रीज हो रहा है या प्राइस डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अगर प्राइस कम हुए और अदर चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो भाई आपकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर प्राइस क्या है, प्राइस अगर घट गया और प्राइस घट गया, अदर चीज़ें कांस्टेंट है, तो प्राइस बढ़ जाए, उसको डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया, अदर चीज़ें कांस्टेंट है, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। उसी तरीके से सप्लाई के साथ भी है कि अदर चीज़ें कांस्टेंट है, प्राइस अगर आपका बढ़ जाता है तो आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, और प्राइस घट जाता है तो सप्लाई घट जाती है। तो ये आपका भाई बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्या होता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशन भी इस्टेब्लिश करे जाते हैं। जो इकोनॉमिक्स के लॉ है वो इन्हीं बेसिस पर होते हैं। आगे बात बोलो कि इट हैज़ इट्स ऑन मैथडोलॉजी ऑफ स्टडी, यानी कि भाई साइंस, आप अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के स्टडी का जो अपना है, स्टडी के अपने अलग मेथड है, जिस इंडक्शन मेथड और डिडक्शन मेथड। अब ये इंडक्शन मेथड डिडक्शन मेथड है, इसको क्या बोलते हैं? देखो, जब हम किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे हमने बोला कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक। अब कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हम क्या करें, स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे में देखो, जब हम उस चीज़ की स्टडी करेंगे तो हमें भाई साहब एट द एंड एक कंक्लूजन पर आना पड़ेगा। तो जब व्हेन द कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ, जब कोई भी कंक्लूजन किस बेसिस पर ड्रॉ किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट, collection and analysis of fact that will be treated as inductive method of study। सिंपल सी बात समझो कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, ठीक, और टॉपिक की स्टडी करते हुए हमने कंक्लूजन ड्रॉ करा, ठीक, किस बेसिस पे कि हमने उस स्टडी के लिए हमने जो जो चीज़ें, जो जो फैक्ट्स, जो जो चीज़ें कलेक्ट कर रखी थी, जो जो फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, उनको हमने एनालाइज किया। उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, जब कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं,
तो वो आपकी इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी कहलाता है। सपोज दैट कि अगर मैं बात करूँ आपके जीडीपी कैलकुलेशन की, कि भाई जो आपका एनएसओ है वो क्या करता है भाई, जीडीपी की कैलकुलेशन करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, नेशनल इनकम की सपोज दैट उसकी कैलकुलेशन करता है। अब जब ये नेशनल इनकम की कैलकुलेशन हो रही है तो वो कैसे हो रही है, क्या वो बिना फैक्ट्स के या फिर बिना एनालिसिस के हो रही है? नहीं भाई, उनमें क्या करा जाता है, सारी चीज़ें को, सारे फैक्ट्स वगैरह को कलेक्ट किया जाता है, देन उन सभी को एनालाइज किया जाता है, उसके बेसिस पर ये जजमेंट किया जाता है, ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि हमारी जीडीपी कितनी है, क्या ये लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली बढ़ी है, क्या लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली घटी है, बढ़ी है तो कितने रेट से, घटी है तो कितने रेट से। ठीक, ये आपने ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड बहुत सुना होगा कि भाई जीडीपी इतने रेट से घट गई, इतनी बढ़ गई, ये सम काइंड ऑफ चीज़ें। तो भाई ध्यान रखना कि जब इकोनॉमिक्स की स्टडी हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ दैट फैक्ट्स, ठीक, जो कि आपके स्टडी से रिलेटेड होते हैं, तो ऐसी स्टडी जो आपकी क्या कहलाती है, इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी कहलाता है इकोनॉमिक्स में। अब वहीं पर जो आपका कंक्लूजन होता है वो कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस के बेसिस पर लिया जाए कि भाई सर्टेन फंडामेंटल अजम्पशंस विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी। अब देखो इंडक्टिव मेथड में क्या था कि हम जो कंक्लूजन ले रहे थे वो किस बेसिस पे था, वो इस बेसिस पे था कि आपने उस चीज़ की स्टडी के लिए जो जो फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट कर रखे हैं उन सभी फैक्ट्स को आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, एंड देन उसके बेसिस पे क्या कर रहे हो, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर फैक्ट के बेसिस पे, एनालिसिस के बेसिस पे कोई जजमेंट पास आउट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगी, कुछ अजम्पशंस होंगी, कुछ सर्टेन अजम्पशंस होंगी, और उनके बेसिस पर ही आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे चीज़ें ड्रॉ करनी पड़ेगी। यानी कि जो आपका कंक्लूजन होगा वो कुछ एज फंडामेंटल अजम्पशंस के बेसिस पे होगा। सपोज दैट जैसे हम बोलते हैं कि भाई जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड कब अप्लाई होगा, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा व्हेन अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, सपोज दैट के लिए। तो ये जब भी लगे तो इसकी बेसिक अजम्पशन क्या है कि भैया हाँ देखो, हम लॉ ऑफ डिमांड बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड ये होता है, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी जब होगी जब आपकी बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, कि प्राइस और आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपका वेदर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो और भी इफेक्ट्स होते हैं, और भी ये बोल सकते हैं कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से डिमांड क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। तो वो अगर सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट रहे, उनमें कोई चेंजेस ना आए, कोई मार्केट एक्सपेक्टेशंस ना हो कि फ्यूचर में बढ़ जाएगा घट जाएगा, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो, और तब आपके प्राइस क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब ये बोल सकते हाँ प्राइस में चेंजेस आता है जिसकी उसके वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो वो आपका क्या होता है, उसको हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो भाई यहाँ पर बात वही आई कि भाई देखो कि आपका डिडक्टिव मेथड क्या करता है, वो बोलते हैं देख हमें फैक्ट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम क्या करेंगे कि कुछ सर्टेन, कुछ फंडामेंटल एजम्पशंस, यानी कि कुछ बेसिक चीज़ें हम अज्यूम कर लेंगे और उसके बेसिस पे कोई रूल्स वगैरह, या फिर बोल सकते हो कि एक स्टडी क्रिएट कर देंगे, कुछ रूल सेट कर देंगे, कंक्लूजन निकाल देंगे, जो हम क्या करेंगे, जो जनरेशन टू जनरेशन सेम अप्लाई होता रहेगा। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ध्यान रखना कि डिफरेंस सबसे बड़ा ये आता है कि आपका जो ये इंडक्टिव मेथड है ये क्या होता है, ये भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, साफ ज़्यादा कि जैसी कंडीशन है उसके बेसिस पे आपने फैक्ट वगैरह कलेक्ट करे होंगे और उसी के बेसिस पे एनालिसिस होगा। लेकिन आपके जो डिडक्टिव मेथड है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये फैक्ट्स वगैरह को इग्नोर करता है। ये क्या कहता है कि भाई मैंने ऐसा सोचा है, ठीक, तो इसी के बेसिस पे हमने कुछ अजम्पशन बना ली और उनको आगे कैरी ऑन कर दिया। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, अब लॉ ऑफ डिमांड जब बना था तो भाई हो सकता है सिचुएशंस कुछ और होंगी, अभी सिचुएशंस कुछ और हैं, उस टाइम की जो मार्केट कंडीशन थी वो कुछ और होती होगी, अभी कुछ मार्केट कंडीशंस और हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक बात ध्यान रखना, सिंपली हम बोलेंगे कि इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि जो कंक्लूजन्स होते हैं वो फैक्ट बेसिस होते हैं, सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद स्टडी ये जो है कंक्लूजन्स लिए जाते हैं स्टडी में। और आपके डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस के बेसिस पे ही आप क्या कर लेते हो, कंक्लूड कर लेते हो कि भाई क्या सही है क्या गलत है, स्टडी कैसी होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिंपली। ओके, इट हैज़ द एबिलिटी टू डू
एबिलिटी टू फोरकास्ट, यानी कि भाई साइंस हम इसलिए मानते हैं इकोनॉमिक्स को क्योंकि इसमें फोरकास्टिंग की एबिलिटी होती है। फोरकास्टिंग यानी कि भाई आगे का अंदाजा लगाना, प्रिडिक्ट करना। सो क्या लिखा है, इट प्रिडिक्ट या फिर फोरकास्ट द फ्यूचर मार्केट कंडीशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैटिकल एंड नॉन स्टैटिकल टूल्स। यानी कि जो आपके इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है, भविष्य का अंदाजा लगा लेती है। किस तरीके से, अब कौन से भविष्य का, कि भाई भविष्य में 2000 जैसे पहले बोला था कि 2012 में पृथ्वी तबाह हो जाएगी, सम काइंड ऑफ भविष्य नहीं भाई, ऐसा भविष्य नहीं कि भाई मार्केट के सिचुएशंस कैसी होंगे, क्या किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड बढ़ेगी घटेगी, सम काइंड ऑफ, ठीक। तो इनका क्या कर सकते हैं, हम इजीली इन चीज़ों से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम इस साल 4% की ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, इस साल 8% की ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, ठीक, अपनी जीडीपी में। तो ये किससे होता है भाई, ये हमारे कुछ स्टैटिकल और नॉन स्टैटिकल टूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम क्या कर लें, इजीली इकोनॉमिक्स में ये प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं कि भाई हाँ, हमारी फ्यूचर में जो मार्केट कंडीशंस होंगी वो क्या होंगी, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करूँ तो ये था बेसिकली आपका इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। तो मैंने एक बार क्या क्या बातें बोली, एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले कि भाई इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों बोला जाता है। पहला रीजन कि एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी कि यहाँ पर हर एक चीज़ की स्टडी क्या होती है, स्टेप टू स्टेप होती है। दूसरा, इट इज़ केपेबल ऑफ बीइंग मनी, या कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हर एक चीज़ को मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तीसरी बात हमने बोली कि इट हैज़ अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, ठीक। इसमें क्या होता है, कॉज और इफेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि ये कॉज और इफेक्ट रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, उनकी स्टडी करने में हेल्प करता है कि भाई जो भी आपके इकोनॉमिक फिनोमिनाज है उनके कॉज क्या है और उनके इफेक्ट क्या आ रहा है, उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने का काम। जैसे मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया कि भाई अदर थिंग, इफ अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, और प्राइस अगर हाई हो गया तो आपकी डिमांड फॉल हो जाती है, और अगर प्राइस लो हो गया तो डिमांड हाई हो जाती है। तो ये कॉज क्या है, प्राइस, और इफेक्ट क्या आ रहा है उसका, इफेक्ट आ रहा है उसके डिमांड में बढ़ना घटना। अगर प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ रहा है, अगर प्राइस बढ़ रही है डिमांड घट जा रही है। तो कॉज और इफेक्ट रिलेशन को स्टैब्लिश करने का काम भी करता है। उसके बाद इसने बोला कि इट हैज़ इट्स ओन मेथडोलॉजी ऑफ स्टडी, यानी कि भाई इसमें स्टडी का अपना खुद के मेथड्स हैं, जिसमें हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड्स पढ़े। जिसमें हमने बोला कि भाई जो आपकी इंडक्टिव मेथड है उसमें क्या होती है, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं किसी भी टॉपिक या किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर, तो वहाँ हम जो कंक्लूजन बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं। देखो, फर्स्ट हमने बोला कि देखो जो भी हमने डाटा वगैरह, जो भी फैक्ट्स वगैरह कलेक्ट करे थे, वो उन पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उन्हीं का एनालिसिस करते हैं, जिस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो इस टाइप की जो स्टडी होती है इकोनॉमिक्स में उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी, ठीक। क्या बोला कि जब आपने क्या करा, इंफॉर्मेशन बोलो, फैक्ट बोलो, डाटा बोलो, कलेक्ट किया था और उसी के बेसिस पे एनालिसिस करके आपने एक कंक्लूजन ड्रॉ करा कि हाँ भाई इस तरीके से ये चीज़ हुई है और इस तरीके से ये चीज़ होगी, तो वो आपका इंडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी कहलाता है। लेकिन जब आपकी जो स्टडी होती है वो कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस बेस होती है, और जो आपका सिंपली बोल सकते हो कि आप जो कंक्लूजन निकालते हो वो कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस बेस है, तो वो आपकी कौन सी होती है, डिडक्टिव मेथड ऑफ स्टडी होती है। तो ये इकोनॉमिक्स के दो स्टडी के मेथड थे कि किस तरीके से यहाँ पर स्टडी करी जाती है। अब इन डिटेल्स हम आगे बढ़ेंगे। इट हैज़ बीन एबल टू फोरकास्ट, दूसरी बात इसमें बोली थी कि भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है, फोरकास्टिंग के लिए एबल होती है, यानी कि इसमें हम चीज़ों को इजीली फोरकास्ट कर सकते हैं बहुत सारे स्टैटिकल और नॉन स्टैटिकल टूल की हेल्प से। अब फर्दर हम इकोनॉमिक्स को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में और क्लासीफाई करते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स कौन सा वाला इकोनॉमिक्स है, भाई पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉमिनेटिव साइंस है। यानी कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है ये पॉजिटिव साइंस है या नॉमिनेटिव साइंस है, क्योंकि कॉज हम इकोनॉमिक्स एज ए साइंस की बात कर रहे थे, तो साइंस में भी आपके दो साइंस है, पॉजिटिव और नॉमिनेटिव। तो ये कौन सी वाली साइंस है, इसको हम करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज हम इसमें और एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे क्या कि देखो हमने कहा कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, बट क्या ये एक एग्जैक्ट एक परफेक्ट साइंस है, जैसे हमने जो साइंस वाला हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ठीक, क्या सेम उसी काइंड का साइंस है या फिर कुछ और। देखो, तो हम बोलेंगे भाई इकोनॉमिक्स कभी भी एक परफेक्ट साइंस नहीं हो सकता।
इकोनॉमिक्स एक कभी भी परफेक्ट साइंस नहीं हो सकता। इसके पीछे के रीजंस क्या है, देखो सबसे पहले इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर विच इज़ हाईली अनप्रेडिक्टेबल। साइंस में क्या होता है, कोई भी चीज़ की हम स्टडी करते हैं वो किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रिडिक्टेबल होती ही होती है, बट ह्यूमन बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ तो वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होती है कि आपको भाई सेम काइंड ऑफ गुड्स का कंजम्पशन करने से अलग अलग टाइम पर भाई अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ड्राइव हो सकता है। ये आपके मूड के ऊपर बात करता है। जैसे अभी आपका मूड हो रहा है आइसक्रीम खाने का, ठीक, तो आप 10 आइसक्रीम भी खा लोगे तो भी आपको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मान लो सपोज दैट के लिए कि बहुत ज़्यादा मन है आइसक्रीम खाने का, आपने 2-3 आइसक्रीम खा ली फिर भी आपका मन नहीं भरा, ठीक, आपको हर एक एडिशनल यूनिट करने के कंजम्पशन से एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, ठीक। लेकिन अगर आपका मूड नहीं है उस टाइम, अगर आप एक भी आइसक्रीम खा लो तो दूसरी आइसक्रीम खाने का आपका मन नहीं होगा। तो इस हिसाब से बात है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या करता है, बोलता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी करता है। और ये सारी चीज़ें हमने आपके टॉपिक 1 जो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स का वीडियो बनता है वहाँ पर क्लियर कर दी थी कि ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या, ठीक, जिसमें हमने 3 चीज़ें बोली थी। पहली चीज़ बोली थी हमने भाई प्रोड्यूसर के फॉर्म में, दूसरी हमने बोली थी कंज्यूमर के फॉर्म में, और तीसरी हमने बोली थी सोसाइटी के फॉर्म में। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी आप ज़रूर एक बार वीडियो का पार्ट 1 जरूर चेक करना, ठीक, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें इन डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो हमने बोला कि इकोनॉमिक्स एक परफेक्ट साइंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। उसका रीज़न क्या है कि हम ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं जो खुद कभी कांस्टेंट नहीं रहता। अभी मन है तो अच्छा, नहीं है तो बुरा। दूसरा रीज़न कि भाई correct prediction about the behavior of economic variables is impossible like money market demand supply etc। देखो हम कभी भी कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल होता है या फिर इकोनॉमिक फिनोमिनाज होते हैं, इनके बारे में करेक्ट प्रिडिक्शन कभी कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई किसी चीज़ की मार्केट, अगर मैं बोलूँ मार्केट के बारे में कि हाँ चलो शेयर मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई बड़ी कंपनी या फिर कोई बड़ा मार्केट इन्फ्लुएंसर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दे जिसकी वजह से मार्केट क्या हो जाए, डाउन हो जाए। जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि एलन मस्क ने पहले ट्वीट करा बिटकॉइन को लेकर, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर, तो अचानक से क्रिप्टो करेंसी की रेट बढ़ गई। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसी ट्वीट करा कि जिसकी वजह से क्या हो गया, अचानक से क्रिप्टो करेंसी की रेट डिक्रीज हो गई। तो भाई ये अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती है। किसी ने प्रिडिक्ट नहीं कर रखा था कि हाँ भाई वो सामने वाला बंदा इस तरीके से ट्वीट करेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से रेट में फ्लक्चुएशन आ जाएगी। वही आपके डिमांड के साथ भी सप्लाई के साथ भी। अब मान लो अचानक से भाई कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, जैसे आपने कोविड के टाइम देखा होगा कि भाई कोविड के टाइम जैसे ही अचानक से बोलो इसको एक ग्लोबल पैंडेमिक, जैसे ही लोगों ने अनाउंस किया, मतलब गवर्नमेंट की साइड से जैसे ही ग्लोबल पैंडेमिक अनाउंस हुआ तो वहाँ पर अचानक चीज़ों की डिमांड और सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ गया। आपने देखा होगा लोग अपने घरों में, आप लोगों ने भी करा होगा कि भाई शायद जो आपकी बेसिक नीड की चीज़ें होंगी वो स्टोर करनी शुरू कर दी होंगी। और इसी केस में जो दुकानदार है उन्होंने क्या करी, काला बाजारी स्टार्ट कर दी, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। जो चीज़ें मतलब अगर मान लो जो चीज़ आपकी 50 रुपये किलो 40 रुपये किलो मिलती थी वो 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो 80 रुपये किलो मिलने लगी। तो हम कभी भी चीज़ों को भी इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सेकंड चीज़, थर्ड पॉइंट इसने बोला कि इकोनॉमिस्ट डज नॉट हैव द सेम ओपिनियन अबाउट द पर्टिकुलर इवेंट। और कई बार इकोनॉमिक्स के अपने खुद जो ओपिनियंस है वो एक इवेंट को लेकर वो कभी कांस्टेंट नहीं होता। अब आप इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में देख लो कि आपने बोला कितने सारे इकोनॉमिस्ट थे आपके, ये देखो कि जिसमें साइंस को वेल्थ मानने वाले आपका एडम स्मिथ था, साइंस को वेलबींग मानने वाले अल्फ्रेड मार्शल थे, ग्रोथ मानने वाले पॉल एस हैमिल्टन, साइंस मानने वाले एल रॉबिन्सन। तो ये भाई एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही, इकोनॉमिक्स पर ही इन लोगों की क्या राय अगर एक सेम नहीं हुई, ठीक, तो भाई और चीज़ों पर भी तो बात बनती है। तो ये सारी चीज़ें रीज़न थे। क्या क्या रीज़न बताया मैंने। सबसे पहली बात कि साइंस एक परफेक्ट, इकोनॉमिक्स एक परफेक्ट साइंस नहीं है। पहला रीज़न क्योंकि ये क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी करता है जो कि हाईली अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत बड़े लेवल तक बोल सकते हो कि भाई पॉसिबल ही नहीं है भाई इसकी हर एक प्रेडिक्शन को इंटरप्रेट करना। दूसरी चीज़ कि भाई करेक्ट प्रिडिक्शन अबाउट द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल इज इम्पॉसिबल। यानी कि जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, जो भी इकोनॉमिक फिनोमिनाज हैं, उनके ऊपर हम प्रेडिक्ट करना कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने प्रिडिक्ट कर रखा था वही होना, या फिर हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो करेक्ट होना, बहुत बहुत हद तक क्या है, इम्पॉसिबल है। कॉज मैंने भी एग्जांपल दिया कि भाई मनी और सबसे जैसे मनी का हम नहीं बोल सकते कि आज मनी का जो वैल्यू है वो फॉल होगा या इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, कुछ नहीं बता सकते।
तो ये वाली चीज़ें क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है, काफ़ी हद तक हम इस चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। फिर साथ के साथ ही हमने एक बात और बोली कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं कि अरे इवन दो इकोनॉमिस्ट के कुछ मुद्दों के ऊपर क्या होते हैं, उनकी अपनी राय भी नहीं मिलती, ठीक, वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। तो ये सारे रीजन थे आपके इकोनॉमिक्स के एज अ साइंस और परफेक्ट साइंस ना होने का पीछे का रीजन। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक क्या है, एक सोशल साइंस है। तो अब ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, ये इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस और ये नॉमिनेटिव साइंस था या पॉजिटिव साइंस था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लेकिन वेट 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 वेट, अभी हमारा एक टॉपिक और छूट गया। क्या छूट गया भाई, हमने बोला इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट भी है। अब इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट क्यों भाई, इकोनॉमिक्स एज अ आर्ट होने के पीछे का रीज़न क्या है? तो देखो, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या बोला, इकोनॉमिक्स को हम आर्ट की तरह बोलते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब इट प्रोवाइड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सिंपली तुम ये समझो कि देखो आगे क्या लिखा है एग्जांपल के लिए, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ साइंस, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ साइंस, बट फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसीज फॉर रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एन आर्ट। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स किस में हम क्या करते हैं, बेसिकली ये स्टडी करते हैं कि हम किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्स को अपनी अनलिमिटेड वांट के ऊपर क्या करें, एलोकेट करें, ताकि हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो। बट लेकिन जब हम क्या करते हैं कि भाई वो जो एलोकेशन है वो किस सिस्टम बेस पर होगा। देखो ये स्टडी थी कि हमें अपने लिमिटेड रिसोर्स को अनलिमिटेड वांट के ऊपर एलोकेट करना। अब वो एलोकेशन का तरीका क्या होगा, वो एलोकेशन का सिस्टम क्या होगा, हम क्या करते हैं एक प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करते हैं कि भाई हाँ पहले मेरे को इस वाली चीज़ के ऊपर अपनी रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, देन हमें इस वाली चीज़ के ऊपर अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करना है, देन हमें अपनी इस वाली चीज़ के ऊपर यूटिलाइज करना है, ताकि मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। तो वो आर्ट है। देखो, स्टडी करना साइंस, उसको अप्लाई करना आर्ट। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि हम क्या कर रहे हैं कि स्टडी कर रहे हैं किसके बराबर, किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, किस रीज़न की वजह से है। तो वो क्या है, वो एज अ साइंस है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको रिड्यूस करने के लिए जब पॉलिसीज फ्रेम आउट करते हैं, तो वो आर्ट है। यानी कि जो आपकी नॉलेज है उस नॉलेज को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो, दैट इज़ आर्ट। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, साइंस, वो इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस भी बोलते हैं और एज अ आर्ट भी बोलते हैं। ओके गाइज, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, नॉमिनेटिव साइंस और साथ के साथ ही आपकी इकोनॉमिक्स की चारों डेफिनेशन। तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। ओके, थैंक यू।